वंदना अभिमन्यु को हवेली से बाहर जाते हुए देखकर मन में सोचने लग जाती है। ये अभिमन्यु इतनी रात को कहाँ जा रहा है, वो भी बिना किसी को कुछ बताए यूं चोरी छुपे। वंदना अभिमन्यु को हैरानी के साथ एकटक नजरों से देख ही रही थी कि तभी अभिमन्यु दरवाजे से हवेली से बाहर चले जाता है और बाहर से ही वापस से हवेली का दरवाजा टिका देता है। अब दरवाजे को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी ने दरवाजे को वापस से खोला भी था। वंदना अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए मन में बड़बड़ाती है, ये अभिमन्यु इतनी रात को कहाँ पर जा रहा है, इसके पीछे जाकर देखूं क्या। अगले ही पल वंदना नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, अभी पहले मैं जिस काम के लिए निकली हूँ वो खत्म करती हूँ। रही अभिमन्यु की बात, तो ये वैसे भी क्या कर लेगा। इससे पहले भी तो मैंने एक बार इसे बाहर जाते हुए देखा था, और जब इसका पीछा किया था तो ये बाहर निकलकर सिगरेट पी रहा था। हो सकता है आज भी सिगरेट पीने गया हो। वैसे भी बहुत दिनों से तो बिस्तर पर ही था ना, अब उसकी तलब बढ़ गई होगी, इसलिए इतनी रात को बाहर गया होगा। वंदना कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, पहले जिस काम के लिए निकली हूँ उसे पूरा करती हूँ, अभी मुझे तहखाने में जाना चाहिए। वंदना कुछ याद करते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, उस कछुए को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अच्छी खबर लूंगी। कुछ ज्यादा ही मुंह खुलने लग गया है उसका, उसकी जबान पर लगाम लगाना पड़ेगा। इतना कहकर वंदना धड़ाधड़ फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए तहखाने की तरफ जाने लग जाती है। जब वो तहखाने में पहुंचती है तो देखती है कि तहखाने में ही अमोदिता, रजनी और कछुआ एक साथ बैठे हुए थे। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों वंदना के वहां पर आने का इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही वंदना वहां पर आती है, रजनी उस पर फूटते हुए कहती है, कहाँ रह गई थी तू? एक तो खुद हमें बुलाती है और ऊपर से खुद देर से आती है। रजनी कुछ कहती है उससे पहले ही अमोदिता उबासी लेते हुए कहती है, हाँ वंदना भाभी, कहाँ रह गई थी आप? आपको पता है मुझे कितनी नींद आ रही है। वो तो आपने बुलाया था इसलिए अपनी नींद तोड़कर आई हूँ और आप वो की सोकर आ रही हैं। वंदना चिढ़ते हुए कहती है, मैं कोई सो नहीं रही थी, वो तो अभिमन्यु दिख गया था तो उससे बचते बचाते आ रही थी, वरना तुम लोग भी जानते हो अगर इतनी रात में उसके हत्थे चढ़ जाती तो उसे बाल की खाल उतारने में देर नहीं लगती। पता नहीं इतनी रात में कहाँ जा रहा था। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा वंदना भाभी तुमने? अभिमन्यु इतनी रात में कहीं जा रहा था, पर कहाँ? वंदना गुस्से के साथ कहती है, मुझे क्या पता, वो मेरा दोस्त नहीं है, तेरा दोस्त है, तो तुझे तो पता ही होना चाहिए कि वो कहाँ गया है। वैसे भी आजकल तेरे दोस्तों को कुछ ज्यादा ही पता चलने लग गया है हम सब के बारे में। कछुआ समझ जाता है कि वंदना की बात में एक टोंट था। कछुआ वंदना को घूरते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो वंदना भाभी, सीधे सीधे बोलो, यूं घुमा फिरा कर बातें मत करो। वंदना गुस्से के साथ कहती है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि तूने डायना को क्यों बताया कि मैं सौदाइन हूँ। जैसे ही वंदना ये बात बोलती है, कछुआ, अमोदिता और रजनी तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कछुआ वंदना को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, क्या कहा? मैंने बताया? वंदना अगले ही पल कहती है, हाँ तूने ही तो बताया होगा, तेरे सिवा इस घर में और किसे पता है कि हम तीनों सौदाइन हैं? वो राज जो इतने सालों तक कोई नहीं जान पाया इस घर में, कल की आई उस डायना को कैसे पता चल गई? कछुआ बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता डायना को ये बात कैसे पता चली। मैं सच कहता हूँ, ये बात मैंने उसे नहीं बताई, मेरी मरी हुई दादी की कसम। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है, अगर इस कछुए ने ये बात उस डायना को नहीं बताई तो उसे ये बात कैसे पता चली? अमोदिता कुछ डरते हुए कहती है, वंदना भाभी, क्या डायना को ये भी पता है कि मैं और माँ भी सौदाइन है? वंदना जवाब देती है, मुझे नहीं पता कि उसे ये बात पता है या नहीं, पर इतना पता है वो मेरे बारे में सब जानती है। उसे तो ये भी पता है कि मैं पागल नहीं हूँ। अमोदिता फिर डरते हुए कहती है, वो डायना सौदाइन वाली बात जाकर दिलीप फूफा जी को ना बता दे, वरना हम गए। वंदना अमोदिता की टेंशन को कुछ कम करते हुए कहती है, नहीं नहीं अमोदिता, तू डर मत, वो डायना ये बात किसी को नहीं बताने वाली, क्योंकि ये राज रखने के बदले में उसने मुझसे चमगादड़ की हड्डी ली थी और उसकी आंखों में देखा था मैंने, एक सच्चाई थी, वो इस राज को राज ही रखेगी। कछुआ वंदना को बीच में ही टोकते हुए कहता है, क्या कहा? डायना ने इस राज को छुपाने के लिए वंदना भाभी तुमसे चमगादड़ की हड्डी मांगी थी, पर क्यों? आखिर वो चमगादड़ की हड्डी का क्या करने वाली है? वंदना जवाब देती है, पता नहीं, पर एक और जरूरी बात, वो तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। कल रात अभिमन्यु की हालत बहुत खराब हो गई थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हो। मैं तो उसे देखते ही समझ गई थी कि अब उसके ऊपर जाने का वक्त आ गया है, पर पता नहीं डायना ने रात में क्या किया। जब अगली सुबह हुई और मैंने अभिमन्यु को देखा तो वो एकदम ठीक ठाक था, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। तूने भी तो अभिमन्यु की बिगड़ती हालत देखी थी ना? कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ देखी थी, इसका मतलब अभिमन्यु को ठीक करने वाली डायना है, उसी ने अभिमन्यु को ठीक किया है, पर कैसे? वंदना झट बोल पड़ती है,
पता नहीं उसने अभिमन्यु को कैसे ठीक किया। जब उसने मुझसे चमगादड़ की हड्डी ली थी तो सीधे अभिमन्यु के कमरे में ही घुसी थी और उसने झट दरवाजा लगा दिया था। उस वक्त अभिमन्यु बेड पर दर्द से तड़प रहा था। मैं तो रात भर उस दरवाजे के बाहर ही खड़ी हुई थी और ये देखने की कोशिश कर रही थी कि अंदर क्या हो रहा था, पर कुछ देख नहीं पाई, बस सुन पाई। रजनी तुरंत पूछ पड़ती है, फिर क्या सुना तूने वंदना? क्या बातें चल रही थी दोनों के बीच? वंदना कुछ शर्माते हुए कहती है, बातें नहीं चल रही थी रजनी, कुछ और ही चल रहा था दोनों के बीच में। दोनों के कराहने की आवाजें आ रही थी। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा वंदना भाभी? दोनों की कराहने की आवाज आ रही थी, पर ये कैसे हो सकता है? दर्द में तो अभिमन्यु था ना, तो फिर डायना क्यों करा रही थी? वंदना जवाब देती है, वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि डायना क्यों करा रही थी। और उसी तरह जिस तरह से कराहने की आवाज आ रही थी वो दर्द कुछ और ही दर्द था। उन दोनों के कमरे से वैसी ही आवाजें आ रही थी जैसी नए नवेले दूल्हे दुल्हन के कमरे के अंदर से आती है। जैसे ही वंदना ये बात बोलती है, अमोदिता खींची करके अपने दांत दिखाने लग जाती है। वंदना अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, बताओ, रात में दरवाजा बंद कर डायना ने किया था और सुबह खोला अभिमन्यु ने था। पूरी रात डायना अभिमन्यु के साथ एक कमरे के अंदर थी। अब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा ना। एक लड़का और लड़की जब एक साथ एक कमरे में रुके हो तो दोनों शांति से तो नहीं रह सकते ना, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। वंदना की बातें सुनकर कछुआ इतना तो जरूर समझ गया था कि डायना और अभिमन्यु के बीच कल रात कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा, जिस कारण अभिमन्यु ठीक हो पाया था। वो कुछ अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था कि आखिर डायना ने वंदना से चमगादड़ की हड्डी क्यों मांगी थी और वो कैसे जानती थी कि वंदना सौदाइन है। उसने कैसे अभिमन्यु को रात के रात में ठीक कर दिया था। कछुआ इतना समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। ये डायना और अभिमन्यु के बीच कल रात कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पकी थी जो अभी भी पक रही थी। कछुआ तुरंत फर्श पर से उठते हुए बड़बड़ाता है, मुझे जाना होगा, मैं जा रहा हूँ। रजनी हैरानी के साथ कहती है, अब तू कहाँ जा रहा है? कछुआ जवाब देता है, अभिमन्यु का पीछा करने। मुझे पता लगाना होगा कि वो गया कहाँ है। वो और डायना कुछ न कुछ तो जरूर कर रहे हैं मिलकर, मुझे उस बारे में पता लगाना ही होगा। वंदना कहती है, पर तू कैसे अभिमन्यु को ढूंढेगा? वो तो अब तक पता नहीं कहाँ पहुंच गया होगा। कछुआ वहां से जाते हुए कहता है, उसे कैसे ढूंढना है ये मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर कछुआ हड़बड़ाहट के साथ निकल जाता है। वो इतना बहरा जाता है कि वंदना से ये बात पूछना ही भूल जाता है कि उस रात वो कहाँ पर जा रही थी, क्या करने जा रही थी, किसे संकेत भेजने जा रही थी। जब वो कायर के साथ पंचिम गांव जा रहा था, वो आधी रात में कहाँ गई थी। कछुआ बहुत कुछ वंदना से पूछना चाहता था, पर वंदना ने उसके दिमाग में अभिमन्यु और डायना की बातें इस कदर बैठा दी कि वो बिना कुछ पूछे ही वहां से निकल गया था। इस तरफ हवेली के कमरे में ही युग अपने पापा के लिए लेटर लिखते लिखते सो गया था, पर उसने अभी भी अपने हाथ में वो पेन पकड़ कर रखा हुआ था जिसके अंदर से रेड इंक निकलते जा रही थी। युग का सिर टेबल के ऊपर था और उसका हाथ अपने आप चल रहा था। वो पेन सच में जादुई था, जैसे उसके अंदर भी कोई शक्ति हो। उसके अंदर से निकलती हुई रेड इंक खून की तरह लग रही थी। वो पेन अपने आप चलते हुए लिखते जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दीवार पर लगी घड़ी में जैसे ही रात के 2 बजते हैं, वो पेन अपने आप चलते हुए रुक जाता है। जैसे ही वो पेन रुकता है, सोए हुए युग के कानों में उसके पापा के कराहने की आवाज गूंजने लग जाती है, मुझे बचाओ युग बेटा, मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे बचाओ युग बेटा, इस कैद से रिहाई दिलाओ। युग के कानों में बार बार उसके पापा के पुकारने की आवाजें गूंज रही थी, जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। जैसे युग की नींद खुलती है, उसे उसके पापा की याद आने लग जाती है। नींद में से उठने के बावजूद भी उसे उसके पापा के पुकारने की आवाज सुनाई दे रही थी, उनके तड़पने की आवाज सुनाई दे रही थी। युग को उसके पापा की आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ युग बेटा, मुझे बचाओ, अपने पापा को मुक्ति दिलाओ, मुझे बचाओ युग बेटा। युग को उसके पापा के साथ ही यामिनी के पुकारने की भी आवाज सुनाई देने लग जाती है, मुझे बचाइए युग बाबू, मुझे बचाइए, अपनी यामिनी को बचाइए। युग को उसके कानों में बार बार उसके पापा और यामिनी के तड़पने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो दोनों बार बार उसे पुकारे जा रहे थे। वो आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि युग से वो आवाजें सुनी नहीं जा रही थी। उसके कानों में वो आवाजें चुभने लग जाती हैं और वो दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है। कान बंद करते ही उसे आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाती हैं, पर उन आवाजों को सुनकर उसके दिल में वापस से उसके पापा और यामिनी के लिए तड़प जाग गई थी। युग मन में सोचने लग जाता है, मैं देर नहीं कर सकता। भले ही उस काले साये ने मुझे कल रात तक का वक्त दिया था, पर उसके पास मेरे पापा और यामिनी कैद हैं। पता नहीं यामिनी किस हालत में होगी, वो ठीक भी होगी या नहीं।
मुझे अभी इसी वक्त निकलना होगा। अगले ही पल युग के दिमाग में अभिमन्यु का भी ख्याल आता है और वो अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए बड़बड़ाता है, ये अभिमन्यु पहले से ही मेरे खिलाफ है। मुझे नहीं लगता अभिमन्यु इतनी आसानी से मुझे मेरे पापा का शरीर उस काले साए को सौंपने देगा। इससे पहले कि वो कुछ करे, मुझे रोके, मैं आज रात ही रात में ये ताबूत उस काले साए को सौंप दूंगा और उस काले साए से अपने पापा और यामिनी को रिहा करवा लूंगा। इतना कहकर युग फुर्ती के साथ कुर्सी पर से उठ जाता है। वो पेन और लेटर्स जो उसने अपने पापा के लिए रखे थे, उसका उन पर ध्यान ही नहीं जाता है और वो टेबल पर ही रह जाते हैं। वो बात उसके दिमाग से ही निकल जाती है कि उसने अपने पापा के लिए कुछ लिखा था। युग फुर्ती के साथ ताबूत के पास जाता है और आखिरी बार अपने पापा को देखने लग जाता है। अपने पापा को देखते हुए फिर से उसकी आंखें नम हो गई थी। उन नम आंखों के साथ ही वो ताबूत को फिर से बंद कर देता है। जैसे ही वो ताबूत को बंद करता है, उसकी आंखों में जो आंसू थे वो ज्वाला में बदलने लग जाते हैं।